जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। मैं सूरज कुमार। तो चलिए, जो हम लोग क्लास 10 का मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो हम लोग एक सीरीज ले रहे थे, उसका आज हमारा पार्ट नंबर 5 है। यानी इससे पहले मैंने 4 वीडियो डाला हुआ है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और एक बात मैं आपको एक चीज़ जरूर बोलना चाहूँगा कि भाई साहब, मैं जितना भी पार्ट ले रहा हूँ एक भी पार्ट को आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो मैंने पार्ट 1 में पढ़ा दिया, मैं उसको वापस से रिपीट नहीं करने वाला। और उस टाइप का क्वेश्चंस भी मैं रिपीट नहीं कराने वाला, क्योंकि मैं जब भी जिस टाइप का मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो पूरा कंप्लीट करके निकल रहा हूँ। जैसे कि इस टाइप का प्रश्न हो गया, तो इस टाइप का जितना भी प्रश्न होगा जो और बन सकता है, वो तो सबसे पहली बात मैं अभी ही डील कर देता हूँ, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं कुछ डीपीपी आपको देता हूँ, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम या फिर होमवर्क देता हूँ लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में। तो उसमें इससे ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो वो वाला आप लोग बनाइएगा जरूर। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि एक भी पार्ट को आपको मिस नहीं करना है। और बेसिकली मैंने अभी तक 4 पार्ट लिया है, चारों का चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। और जैसे कल का वीडियो में मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन कराया था द्विघात समीकरण वाला, जो कि 110% आपके एग्जाम में आएगा, तो वो वाला नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और उसी प्रकार से आज के इस वीडियो में भी लास्ट में मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा ना, जिसको सदाबहार क्वेश्चन बोलना कोई गलत नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो हर साल ही आपको देखने को मिलता है। और जो क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ वो भी क्वेश्चंस 2 टाइप में पूछा जाता है, और दोनों का दोनों टाइप में आज की वीडियो में ही डिस्कस कर दूंगा। अब ऐसा नहीं कि सेम चीज टॉप में दूसरा वीडियो में पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो फिर मेरा ये कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होगा, और नहीं कभी आप लोग का समझो कि जितना क्वेश्चन मुझे कराना है वो आप लोग कर पाओगे, ठीक है। और मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर इतना कर लेते हो तो मेरी बात मानो, मैथमेटिक्स में आप लोग का कमांड बहुत अच्छा बन जाएगा। और जब आप लोग पेपर लिखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मेरा इस क्वेश्चन का क्या वैल्यू है और मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी कुछ नहीं बोलूंगा मैं, आप एग्जाम दे के आओ, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। खैर चलिए, देखिए बेसिकली जो हमारा आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, देखो ये जो है आपके पास प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ये अगर मैं सब्जेक्टिव पेपर की बात करूं तो 2020 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया प्रश्न है ये वाला, ठीक है ना। तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, और बात मानो कि जनरली अगर ऑब्जेक्टिव में तो आएगा तो 1 नंबर का ही रहेगा, सब्जेक्टिव में अगर आया तो 2 मार्क्स तो दे ही जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। 1 से 2 मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का रह सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको ये जनरली ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी वाला चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसमें बोला है कि प्रथम 1000 धन पूर्णांक आपको लेना है। धन मतलब धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? 1 2 3 4 5। एक चीज में क्लियर कर दो, 0 जो होता है वो पूर्णांक है, नो डाउट, पर ना ही वो धनात्मक पूर्णांक की कैटेगरी में आता है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक कैटेगरी आता है, वो एक ओनली पूर्णांक है, ठीक है ना। याद रखना मेरी बात। तो इसलिए 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चंस के लिए अगर मैं एक एपी लिखूं तो वो कैसा लिखा जाएगा? अगर मैं एपी लिखने की बात करूं तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5, इस प्रकार से कहां तक जाएगा? 1000 तक जाएगा। इसमें एक भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि देख लो क्या बोला है, प्रथम 1000 धन पूर्णांक। सबसे पहले बात तो प्रथम होना चाहिए, या फिर बोले कि लगातार होना चाहिए। साथ ही साथ 1000 टर्म होनी चाहिए उसमें, यानी 1 से लेके 1000 तक, और साथ ही साथ लगातार तो मैंने बोल ही दिया, और धनात्मक होना चाहिए, और पूर्णांक तो ऑलरेडी बात है ही, ठीक है। तो ये आपका जनरली इस क्वेश्चन का एपी बन गया, ठीक है। अब हमको कुल मिलाकर यहाँ 1000 धन पूर्णांकों का आपको क्या निकालना है? योग ज्ञात करना है। यानी कि अगर मैं एपी के टर्म में बात करूं तो आपको SN निकालना है। कितना निकालना है? SN निकालना है। अब आपको ये भी पता है कि देखो कि इसमें टोटल 1000 पद है। 1 से लेकर अगर 1000 तक जाओगे तो कितने पद होंगे? 1000 पद होंगे कि नहीं? मतलब 1000 संख्याएं हैं 1 से 1000 के बीच में, ठीक है। बीच में बोलो, मतलब 1 से लेकर 1000 तक की बात करो तो 1000 संख्या होती है। यानी कि यहाँ पे आप लोग n का वैल्यू कितना लोगे? 1000 लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे SN निकाल लो बोलो, या तो फिर अगर आप लोग इसको S1000 भी बोल दो तो कोई गलत बात नहीं हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग SN निकालना ही हमें, जिसको हम लोग S1000 बोल सकते हैं, ठीक है। 100 नहीं 1000, ठीक है। तो ये भी सही है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो n होता है, n का वैल्यू 1000 है, तो आप लोग S1000 लिख सकते हो। और बात भी सही है, क्योंकि हमको 1 से लेके 1000 तक का योग ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम लोग S1000 ही लिखेंगे ना, ठीक। चलो, अब साथ ही साथ देखो कि इस एपी को देखकर जो पहला पद है वो आपको पता चल रहा है कि 1 है, यानी कि A1 का वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है। अगर सार्वंतर अगर मैं D की बात करूं तो देख सकते हो ये आपका A2 है, ये A1 है, तो A2 माइनस A1 यानी कि A2 माइनस 1 इज इक्वल टू आपका हो गया 1। तो D का वैल्यू 1 निकल गया, A का वैल्यू आपके पास 1 निकल गया, N का वैल्यू है आपके पास
एस एन आराम से निकलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। और आपको मैंने इससे पहले वाला वीडियो में भी एक क्वेश्चन कराया था एपी का, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको एस एन वाला ही टाइप का क्वेश्चन कराया था, जिसमें मैंने आपको एस एन का 2 फॉर्मूला बताया था। एक था आपके पास n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू का d था, और एक मैंने फॉर्मूला कराया हुआ था एस एन का, वो क्या था आपके पास n/2 इंटू का a प्लस का an। बहुत कोई an की जगह पे l भी लिख देता तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब बात रहा कि इन दोनों में से किस फॉर्मूला का उपयोग करोगे आप लोग। देखो इस फॉर्मूला का उपयोग करने के लिए आपको तो पहली बात n चाहिए, जो कि है हमारे पास, a चाहिए जो कि है, यहाँ भी n वही सेम चीज है, d भी है हमारे पास, यानी कि हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला देखो, यहाँ पे इस फॉर्मूला का उपयोग करने के लिए आपके पास a चाहिए, n चाहिए, जो कि है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपके पास ए एन है तो अच्छी बात है, क्योंकि इस फॉर्मूला में ए एन भी चाहिए होगा। तो ये फॉर्मूला का और इस फॉर्मूला का मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आपके पास सार्वअंतर नहीं है ना, तो आप लोग के पास अगर उसके जगह पे ए एन है आपके पास, तो आप लोग इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हो। पर हमारे पास सार्वअंतर भी है तो कोई दिक्कत है ना, आप लोग इसका दोनों का उपयोग कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास ए एन का वैल्यू है यहाँ पे। आप बोलोगे सर ए एन का वैल्यू कहाँ है, तो बाबू देख लो अंतिम पद कितना है, 1000 है, और जो अंतिम पद होता है वही तो आपका ए एन होता है ना बबुआ। तो यानी कि ए एन का वैल्यू कितना है आपके पास, 1000, यानी कि आपके पास ए एन भी है इस क्वेश्चन में। तो आप बताओ कौन सा लगाओगे। देखो इस दिखने में सिंपल है तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलो लगाते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको एस एन निकालना है, एस एन बोलो या एस 1000 बोलो, बात बराबर है, तो मैं डायरेक्टली एस 1000 लिखता हूँ, जो कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। तो होता है आपके पास n/2 इंटू का हो जाएगा आपके पास a प्लस का an, यही ना होगा, ऐसा हो जाएगा। तो आप देखो हम लोगों ने n का वैल्यू अगर 1000 रखा हुआ है, तो यहाँ भी तो n का वैल्यू 1000 रखना पड़ेगा। चलो यहाँ भी रख देता हूँ 1000, ठीक है, और यहाँ भी आपका 1000 रख देता हूँ। चलो डायरेक्टली फॉर्मूला हम पुट कर दिया। अब वैल्यू लगाओ। देखो हमको एस 1000 तो निकालना, इसको रहने दो जैसा जैसा। अच्छा अगर 1000 को अगर 2 से भागा दोगे तो 500 हो जाएगा, सबको पता है। अब यहाँ पे देखो a और यहाँ पे ए एन, ए का वैल्यू कितना है 1 प्लस का a 1000, जो कि कितना आपके पास वैल्यू 1000 ही है, तो यहाँ पे 1000 का 1000 रहने दो, ठीक है। चलो आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करो, इसका 1000 हो गया, बराबर में देखो 500 का 500 गुना में देख लो 1 और 1000 कितना हो जाएगा 1001। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई अगर करोगे तो हो जाएगा 500 क्या आ जाएगा आपके पास 500, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया एस एन का वैल्यू, ठीक है। अगर आप लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करके भी बनाओगे तो आपका आंसर आएगा। जैसे देखो चलो बना ही देता हूँ। देखो आपके पास यहाँ पे चलो क्या है n/2, n का वैल्यू कितना है आपके पास, देखो n/2 हम लोगों ने किया हुआ, जो कि कितना आया था आपके पास 500 आया था, तो मैं डायरेक्टली 500 लिख देता हूँ, ठीक है। इंटू का 2a, a का तो वैल्यू 1 है, तो 2 इंटू a तो 2 ही हो गया, प्लस का n-1, n कितना है 1000, देख लो यहाँ पे n का वैल्यू 1000 है, तो 1000 में गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 999, तो गया 999, और d का वैल्यू तो आपके पास 1 ही है, तो 999 इंटू 1 तो 999 रहेगा, ठीक है। चलो ये देख लो आपके पास हो गया 500 गुना में, देख लो ये अगर 999 में अगर 2 जोड़ोगे तो आपके पास 1001 आएगा। देखो ये और ये सेम चीज आया, तो यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो वापस वही ना आ जाएगा आपके पास 500। तो जो आप लोग लगाना चाहते हो वही आपका आंसर में आएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ए एन है तो आपका आराम से ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। बस एक चीज याद रखना, मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया था कि ये वाला ए एन और ये वाला जो एन है, ये वाला जो एन है, ये एन ये एन ये एन ये तीनों आपस में समान है, एक ही वैल्यू होगा, इसका सबका वैल्यू समान होगा, ठीक है। अगर यहाँ 1000 है तो यहाँ भी 1000 होगा, यहाँ भी 1000 होगा, और यहाँ पे यानी कि कुल मिलाकर 1000 बन गया, और 1000 का वैल्यू था हमारे पास, इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्टली छोटा वाला फॉर्मूला का उपयोग कर लिया। चलो ठीक, हाँ देखिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर आता है, लिखा है कि एक बहुपद दिया हुआ है x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये सब्जेक्टिव में बात करूं तो 2010 में आया हुआ है, परंतु ऑब्जेक्टिव में कईयों बार भिड़ा है इसका टाका, ठीक है ना। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेरा बात मानो, बहुत ही सिंपल प्रश्न, इस टाइप का प्रश्न बनता है। देखो आपके पास 2 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जान रहे हैं, जिसमें आपके पास बहुपद दिया हुआ है x² - 3, इसका आपको क्या करना है शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए डायरेक्टली गुणनखंड विधि लगाते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो गुणनखंड करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, देखो इसको आप लोग डायरेक्टली पहले 0 के बराबर पुट करो, तब ना आप लोग इसको लास्ट में कंपेयर करके शून्यक निकालोगे, ठीक है। चलो ठीक है, इसको 0 के बराबर कर लो, ठीक है। अब उसके बाद देखो इस x² को स्क्वायर रन दो, माइनस में क्या 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि √3 का जो स्क्वायर होता है वो तो 3 होता है, तो इस 3 को मैं √3 का स्क्वायर आराम से लिख सकता हूँ। चलो ठीक है। अच्छा बब्बा इसको चलो ब्रैकेट के अंदर मैं कर देता हूँ। अब आप लोग एक चीज देखो, आपको एक फॉर्मूला मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर का जो होता है वो होता है a प्लस b इंटू का a माइनस b होता है। बात सही है कि नहीं, एकदम सही बात है। यहाँ देख सकते हो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो चलो फॉर्म बनाते हैं, हो जाएगा x प्लस का √3 और हो जाएगा आपके पास x माइनस √3 बराबर में 0।
अब आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या क्या आता है, जब आपका ये लास्टली जब इसका फैक्टर हो चुका होता है, ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं जीरो के बराबर। एक बार इसको जीरो के बराबर कंपेयर करते हैं, एक बार इसको जीरो के बराबर कंपेयर करते हैं। तो इसको पहले करते हैं एक्स प्लस का रूट 3, ये किसके बराबर होगा, पहले जीरो बराबर। और फिर इसको कंपेयर करते हैं एक्स माइनस रूट 3 किसके बराबर होगा, जीरो बराबर होगा। अब देखो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, रूट 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस रूट 3, तो ये माइनस रूट 3 आ गया। और यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो माइनस रूट 3 हो जाएगा प्लस रूट 3। तो कुल मिलाकर एक्स का वैल्यू देखो माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 आया हुआ है, ठीक। तो बोल सकते हो अतः जो शून्यक होगा, अतः लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक, शून्यक क्या क्या होगा, शून्यक माइनस रूट 3 और रूट 3 है। यहाँ पे का के जगह पे की कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक, क्योंकि दो शून्यक निकला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक माइनस 3 और माइनस रूट 3 और रूट 3 है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया इस प्रकार से, ठीक है। बहुत कोई इसको ऐसे भी लिख देता है, शून्यक रूट अंडर में प्लस माइनस रूट 3, तो प्लस माइनस रूट 3 लिखो या माइनस रूट 3 और रूट 3 लिखो, बात बराबर है, ठीक है, सेम ही चीज है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं, थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि एक बहुपद दिया हुआ है, देखो अगेन एक बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। ये 2011 का पूछा गया प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में कई बार आया हुआ है, ठीक है। इसका भी आपको शून्यक निकालना है, चलो निकालते हैं। लिखा है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। इसको सबसे पहले जीरो के बराबर करो। अच्छा, बहुपद जब हमको ये बहुपद दिया हो और जब हमको उसका शून्यक निकालना होता है तो बेसिकली हमारे पास कई सारी विधियां होती है उसके शून्यक निकालने का, ठीक है। जिसमें से मोस्ट पॉपुलर है एक द्विघात सूत्र और एक नॉर्मल इस प्रकार का गुणनखंड। तो इसमें द्विघात सूत्र नहीं लगाएंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि द्विघात सूत्र, अब बाबू एक चीज बताओ, मच्छर मारने के लिए हाथी नहीं बुलाओगे, तो ये मच्छर टाइप का है, इसके लिए द्विघात सूत्र लगाना मेरे हिसाब से तो बेवकूफी, आराम से गुणनखंड विधि लगा तुरंत बन जाएगा। जहां गुणनखंड में फंस रहे हो द्विघात समीकरण लगा लो, निकल जाओगे, ठीक है। चलिए तो चलो इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने का क्या होता है एक्चुअली में प्रोसेस, ये तो नॉर्मली ये फॉर्मूला से गुणनखंड हुआ, देखो, ठीक है। पर इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको गुणनखंड का प्रॉपर मेथड आपको आना चाहिए, जो कि क्या होता है, देख लो कि जो एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, जो कि 3 है, इसको एकदम लास्ट में सी के साथ, जो कि यहाँ पे 4 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो 3 गुना 4 कितना हो गया आपके पास, 12 हो गया, ठीक है। अब 12 को आपको दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, गुणनखंड में तोड़ना है, जिनको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, यहाँ देख लो कितना आपके पास माइनस एक्स, तो माइनस एक्स को आगे अगर मैं बात करूं एक्स के आगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बना 1 है, यानी कि आपके पास -1 आना चाहिए, ठीक है। तो सबको पता है कि मैं 12 को 4 से अगर भागा दे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 4 गुणे 3, देख लो ये इसका फैक्टर हो गया, किसका, 12 का, 2 फैक्टर हो गया। और आपको ये पता है कि अगर मैं -4 में अगर +3 जोड़ दूं तो सबको पता है कि -1 आ जाएगा, और यही तो हमें चाहिए था। जोड़ने या घटाने पर आपके पास क्या आना चाहिए, ये जो बीच वाला टर्म है, बीच वाला टर्म का जो कोफिशिएंट जो कि -1 है, फिर बोलो कि 1 है, 1 मतलब -1 बोला ज्यादा सही होगा, वो आपका आना चाहिए, तो जो कि आ भी रहा है, इसलिए इसका हमको फैक्टर में क्या लिखना पड़ेगा, 4 और 3 लिखना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पास 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर हो गया। अब एक काम करते हैं, देखो आपके पास यहाँ पे 3 है ना, तो इसलिए मैं 3 वाला को पहले लिखता हूँ, ठीक है, +3x और उसके बाद आपके पास हो गया -4x। देखो ना, +3x -4x वापस से आपका कितना बन जाएगा, -x बन जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, -4 का -4 बराबर 0। अब देखो यहाँ से सबको पता चल रहा है कि दिखने में ही लग रहा है कि 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3x निकल गया तो आपके पास x ना बच गया जी। समझ में आया ना आपको, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, 3x स्क्वायर, क्या है 3x स्क्वायर, इसको हम लोग 3 इंटू का x लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने 3 यहाँ पे x है, ठीक है, हम लोगों ने 3x को निकाल लिया तो x ना बच गया, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं है, कोनो रॉकेट साइंस नहीं है। चलो आप देखो, यानी कि यहाँ से तो आपके पास x बच गया, प्लस का प्लस देख लो, 3x पूरा निकल गया तो 1 बच गया। अच्छा यहाँ पे देखो हम लोगों ने -4 कॉमन लिया हुआ है, ठीक है, ताकि -4 लोगे तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आया हुआ है सब प्लस में है। एक्चुअली हमारा मोटिव ये होता है कि यहाँ पे जो है सेम वहाँ पे ये भी आना चाहिए, तभी आपका गुणनखंड सही वरना गलत है। तो देखो यहाँ पे सेम आएगा, देखना यहाँ भी x+1 आएगा। देखो अगर 4 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ x बचेगा, और भी कौन सा बचेगा, प्लस का x बचेगा। यहाँ भी माइनस माइनस ये प्लस हो गया आपके पास, और यहाँ क्या बच जाएगा, 4 अगर निकल जाएगा तो 1 बचेगा। तो देख सकते हो यहाँ भी आपके पास x+1 आ गया। अच्छा बात रहा है कि हम लोग x+1 बार बार क्यों ला रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी सेम क्यों लाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वापस से देख लो ये कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बच गया, x+1 बच गया, मैंने कॉमन निकल गया, तो यहाँ बच गया आपके पास 3x - 4, जो कि किसके बराबर होगा, ये 0 है बाबा, ठीक है। चलो अब आ गया ना वही
कंपेयर करेंगे हम लोग, एक बार इसको 0 के बराबर कंपेयर करेंगे, x प्लस 1 को 0 के बराबर कंपेयर करेंगे, और एक बार इसको 3x माइनस 4 को एक बार 0 के बराबर कंपेयर करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ से x का वैल्यू -1 निकल गया, ठीक है। और देखा जाए तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो x का वैल्यू जो निकल गया, देखो ये -4 हो जाके +4 हो गया, 3 गुना में इधर जाके भागा हो जाएगा, यानी कि आपके पास 4/3 आ गया। तो लो आपके पास दो जो शून्य है वो निकल चुके, तो लिख दो अतः दिस, इसको उतार दो पूरा, इस बहुपद का जो दो शून्य है वो क्या आपके पास -1 और 4/3। तो ये प्रश्नों को आप लोग, आई होप कि इस टाइप के प्रश्न अगर आएंगे एग्जाम में, आने के चांसेस पूरे का पूरा है, ठीक है। और भले ही आपका सब्जेक्टिव में दिखे चाहे ना दिखे, पर ऑब्जेक्टिव में एक दिखेगा ही दिखेगा, और सब्जेक्टिव में भी दिखता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक मुझे लगता है कि रहेगा गुणनखंड से, ठीक है। चलो तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और एक प्रश्न इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है। देखो अब जो 4 नंबर का प्रश्न है ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है, जनरली 2-3 मार्क्स में ही आता है। ये जितने भी प्रश्न कराएं सभी 2 या 3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कि 2013 में आया हुआ प्रश्न है। देखो प्रश्न आपके पास, एक द्विघाती बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपको क्रमशः 0 दिया हुआ है। यानी कि एक द्विघाती बहुपद है जिसके दो शून्यकों का योग और दोनों शून्यों का गुणनफल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको वो द्विघाती बहुपद फाइंड करना है। तो देखो माना कि दोनों जो आपके पास शून्यक होंगे बहुपद के, उसको मैं एक को अल्फा और एक को मैं बीटा मान लेता हूँ, ठीक है। चलो ठीक है। और क्वेश्चन में शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, जो कितना दिया हुआ आपके पास 0 दिया हुआ है, ठीक है। और उनका गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, कुछ नहीं मतलब इनके बीच में गुना है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा के बीच में कुछ नहीं मैंने गुना है, फिर आप लोग चाहते ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, पर मैं तो बोलूँगा कि ऐसे मत करो, एक पॉइंट दे देना, ठीक है। जो कि कितना दिया आपके पास, रूट का 5 दिया हुआ है। तो आपके पास यहाँ पे इसका बहुपद निकालना है, ठीक है, द्विघाती बहुपद निकालना है। जाहिर सी बात है द्विघातीय होगा क्योंकि इसके 2 शून्यक है, ठीक है। त्रिघाती बहुपद का 3 शून्यक होता है, चारघाती बहुपद का 4 शून्यक होता है, इस चीज मैंने बहुत अच्छे से बताया इससे पार्ट 4 में, ठीक है। चलो तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना, क्या, सबसे पहले लिखो कि हम जानते हैं कि जो कोई भी द्विघाती जो बहुपद होता है, द्विघाती जो बहुपद होता है वो एक फॉर्म होता है उसका। अगर आपके पास क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर दिया हुआ है तो डायरेक्टली आप लोग कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, आप लोग डायरेक्टली बना सकते हो वो अगर फॉर्म आपको पता है तो। वो फॉर्म क्या आपके पास, फॉर्म आपके पास x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यानी कि शून्यकों का योग, ठीक है, x प्लस का शून्य का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला अगर आप लोग याद रखते हो तो आप लोग कोई भी बहुपद निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास शून्यों का गुणनफल और उसका योग अगर दे दे तो कोई भी द्विघाती बहुपद निकाल सकते हो। बस वैल्यू में पुट करो जो जो वैल्यू आपको दिख रहा है, यहाँ स्क्वायर हो गया, माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो ये 0 और ये x को भूलना नहीं है, प्लस का अल्फा इंटू बीटा √5, ठीक है। और सबको पता है, किसको नहीं पता है बताओ, x² ये तो पूरा 0 हो गया क्योंकि 0 के साथ गुना है तो 0 हो गया, और आगे माइनस है तो कोई वैल्यू रहा नहीं, पूरा वैल्यू ही 0 हो गया, तो ये तो खत्म हो गया, सिर्फ बचा आपके पास प्लस का √5। तो यही आपके पास x² प्लस का √5 ही एक ऐसा बहुपद है जिसके शून्यकों का योग आपके पास 0 है और गुणनफल √5 है। भरोसा नहीं तो इसका शून्यक निकाल लो और उसके बाद क्या करना, उनको जोड़ के देखना, आपका 0 आएगा और आप लोग गुना करके देखना √5 आएगा, ठीक है। चलो अच्छा, इसी टाइप का मैं आपको एक प्रश्न देता हूँ, चलो एक प्रश्न देता हूँ जिसमें आपको अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग जो 4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपको दिया हुआ है 1। बताओ तो इसको कैसे बनाओगे। और ये जो प्रश्न है ये 2000 शायद 9 है ना, हाँ 2009 में आया हुआ है प्रश्न, ठीक है। ये बोल प्रश्न जो मैंने आपको दिया, कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करो, ठीक है। ये बेसिकली जो मैं अभी आपको करा रहा हूँ, चलो क्वेश्चन नंबर इसको 5 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 4 ये बोलो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो तो ये आपके पास x² रहेगा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। और आपके पास 4x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का आपके पास अल्फा बीटा 1 है, तो लो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा कभी कभी यहाँ पे अगर मान लो यहाँ अगर -4 देता तो यहाँ पे पहले से माइनस है तो माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, तो माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉर्मली 2-3 नंबर के प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखा हुआ है। इसके बाद जो आपका शुरू हो रहा है ये बहुत ही खतरनाक प्रश्न शुरू हो रहा है, देखो इस प्रश्न को, ठीक है, इसके शॉट ले लो आप लोग। तो देखो अब जो हमारा 6 नंबर का प्रश्न है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो 6 नंबर का प्रश्न है इसी का बेसिकली
अगर मैं टाइप बोलूँ तो दो तरफ से पूछता है। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है। कुछ अपरिमेय संख्या आपको दी होगी क्वेश्चन में, जैसे कि √2 दे देगा या 3+ का √2 दे देगा। इस प्रकार से संख्या दी हुई होती है जो कि हम लोग को सबको पता होता है कि वो एक अपरिमेय संख्या है, पर आपको वही चीज़ सिद्ध करना होता है कि बताइए अपरिमेय संख्या है। यानी कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दो टाइप से बनता है। ये हमारा टाइप 1 है, ठीक है, और टाइप 2 इसके बाद में बताऊंगा, ठीक है। बस इसी के बाद इसको पहले पढ़ लो, ठीक है, आज ही के वीडियो में, ठीक है। तो टाइप 1 या टाइप 2 से एक प्रश्न बनता है, या तो टाइप 1 रहेगा या टाइप 2 रहेगा। कभी कभी किस्मत अच्छा है तो दोनों मिल जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों बता रहा हूँ। देखो प्रश्न देखा जाए तो आपके पूरा गणित का जो सबसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है ना, जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, बहुत लंबा बनता है, उस कैटेगरी का ये प्रश्न है। तो बहुत ही लंबा बनेगा। जिनको भी थोड़ा सा भी हेक्टिक लग रहा है, थोड़ा बड़ा जाओ, घूम फिर लो, थोड़ा पानी पी लो, उसके बाद वापस आके देखना, ठीक है। थोड़ा दिमाग साफ कर लो, क्योंकि इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो दिमाग ठीक रहेगा तभी समझ पाओगे। बाकी अगर समझना नहीं तो रट लो, लेकिन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो अच्छा, देखा सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो जनरली √2 वाला बहुत बार आया है क्वेश्चन में। तो √2 सिद्ध करने के लिए कि वो एक अपरिमेय संख्या, वो आपका मॉडल पेपर में दिया हुआ था इस साल का, जिस टाइम पे मैंने आपको करा दिया था बोर्ड में। तो वो वाला आप लोग देख लीजिए, वो वाला वीडियो, ठीक है। तो √2 में नहीं करने वाला, नहीं तो सेम हो जाएगा। मैं यहाँ √3 करा रहा हूँ। फिर मैं √5 कैसे करना वो भी मैं बता दूंगा, और √7, ये बेसिकली ये 4 में से कोई एक आता है। और ज़्यादा अगर मूड खराब हुआ तो √11, इसे कभी नहीं आया पर हो सकता है दे दे, तो वो भी आप लोग कैसे करोगे मैं सब बता दूंगा, टेंशन लेना। मैंने कि इस टाइप का जो प्रश्न है √3, √2, आपका क्या √5, √7, ये यदि कभी सिद्ध करने को आए कि वो एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो सारा का सारा सेम फॉर्मेट जो मैं अभी बताऊंगा सबका सेम फॉर्मेट होगा। बस आपको फॉर्मेट याद रखना है, बस वैल्यू थोड़ा मोड़ा चेंज हो जाएगा। बस 3 के जगह पे किसी में अगर √2 बोलेगा तो बस 2 हो जाएगा, अगर √7 पूछा तो 7 हो जाएगा, √11 पूछा तो 11 हो जाएगा, बस। और कुछ अंतर नहीं, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। और थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन का होगा बस, ठीक है। बाकी जो फॉर्मेट में लिखूंगा वही रहेगा। तो फॉर्मेट देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि उल्टा मानना होता है। क्वेश्चन में आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को बोला तो परिमेय मान लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, बहुत बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर हम लोग इसको ऐसे मानकर क्यों बनाते हैं, परिमेय मानकर क्यों मानते हैं। तो देखो बाबू समझो, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एक लड़की हूं, ठीक है, तो मेरा ये जो झूठ है ये कब तक रहेगा बताओ। तो मैंने जो झूठ बोला ये कब तक लोगों के सामने नहीं आएगा। हो सकता है कि 10 दिन 12 दिन तक, लेकिन एक दिन ना एक दिन पता चलना ही कि नहीं सूरज मास्टर ने गलत बोला, वो एक लड़का है, गलती से बोल दिया कि वो लड़की है, मैंने झूठ बोला। तो उसी प्रकार से सबको पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसको अगर परिमेय मान ले तो क्या परिमेय बन जाएगा, नहीं ना। तो इसी कारण से भले इसको हम लोग परिमेय माने, आगे चल के ऑटोमेटिकली दम तोड़ देता है, इसका पोल खुल जाता है, पता चल जाता है कि कोई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो बस यही होता है, ठीक है। चलो अच्छा देखो, तो माना कि √3 क्या है आपके पास, एक परिमेय संख्या। अब परिमेय मानने से नहीं ना होगा, ठीक है, इसके प्रोसेस भी तो परिमेय जैसा करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि √3 को p/q के बराबर लिखेंगे, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है, जहां पर जो p और q जो होता है, p और q एक पूर्णांक होता है, या फिर सीधा सीधी मैं लिख देता हूं p और q सहभाज्य होता है। बोलो सर पूर्णांक और सहभाज्य एक ही चीज है का, नहीं, बहुत अंतर है, ठीक है। तो क्या अंतर है बता रहा हूं मैं, जहां पे p और q सहभाज्य है, साथ ही या फिर बोलो कि तथा जो q होता है, जो हर होता है, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये कोई भी पूर्णांक कोई भी परिमेय संख्या होने का एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। जहाँ पे p और q क्या होता है, सहभाज्य होता है, ऐसा देखा है तो q ≠ 0 होता है, ठीक है। और एक चीज याद रख लीजिएगा, अगर कोई संख्या सहभाज्य है तो वो ऑटोमेटिकली पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे ये लिखने की जरूरत है नहीं कि p और q एक पूर्णांक है, ठीक है। बहुत के बच्चा ऐसा लिखता है p और q पूर्णांक है तथा q = 0 है तथा p और q सहभाज्य है। ऐसा लिखने का जरूरत है नहीं, खाली लिख दो p और q सहभाज्य है तथा जो q है ≠ 0। ये ऑटोमेटिकली समझ जाएगा एग्जामिनर कि नहीं, चलो लड़का ने सहभाज्य माना है, यानी कि ऑटोमेटिकली p और q एक पूर्णांक होगा, ठीक है। तो इतना दूर लिख सकते हो। अब बात करते हैं कि सहभाज्य क्या है। तो ऐसे दो संख्याएं, कितनी संख्याएं, दो संख्याएं, क्योंकि सहभाज्य दो संख्याओं के बीच में होता है, दो संख्या 3 संख्या हो सकता है, तो जिनका HCF कितना 1 हो वो सहभाज्य होता है। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो जैसे हो गया 2 और 3, देख लो ये सहभाज्य है, क्योंकि 2 और 3 का HCF 1 है। या फिर बोलो कि जिनका उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड, उभयनिष्ठ जो गुणनखंड हो वो 1 हो, यानी कि 2 का जो गुणनखंड होगा, बता 2 का गुणनखंड क्या है, 1 × 2
2 को हम लोग 1 गुणा 2 में लिख सकते हैं, 3 को हम लोग 1 गुणा 3 लिख सकते हैं। देख सकते हो कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है, 1 कॉमन है और कुछ कॉमन है क्या, नहीं। यानी कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। यानी कि 2 और 3 का HCF कितना होगा, 1 होगा। यानी कि 2 और 3 क्या होगा, सहभाज्य होगा। उसी प्रकार से 5, 7 ये आपका क्या हो गया, सहभाज्य हो गया। उसी तरह से हो गया 11, 13, देखो ये सभी सहभाज्य होते हैं, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होता है वो 1 आता है। उभयनिष्ठ जो कॉमन जो गुणनखंड होता है वो आपका 1 ही आता है, और जिसका उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड जो 1 आए वही आपका सहभाज्य होता है। ठीक है, तो यानी कि सहभाज्य का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कोई भी अगर दुनिया में परिमेय संख्या है तो वो याद रखना, मेक श्योर कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में P और Q जो होगा वो पूर्णांक होगा, साथ ही साथ सहभाज्य होगा। यानी कि उन दोनों का HCF आपका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलो अच्छा। अब बहुत बच्चा ये बोलता है कि सर जैसे 4/2 लिखा है, देखो इन दोनों का जो कॉमन अगर गुणनखंड की बात करूं तो देखो 4 को हम लोग 1 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 को हम लोग 1 गुना 2 लिख सकते हैं। देख लो यहाँ पे 1 तो कॉमन है, साथ 2 भी कॉमन है सर, यानी कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है, यानी कि इसका HCF 2 होगा। तो सर क्या ये 4 और 2 ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि आपने तो बोला P और Q जो होता है वो सहभाज्य होना चाहिए, जिनका HCF 1 होना चाहिए। पर यहाँ तो देख लो 4 और 2 का तो 4/2 जो है, जो कि परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, लेकिन इनका HCF 2 आ रहा है सर, यानी कि आप गलत बोल रहे हो। बाबू मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली में हाँ ये देखा जाए तो ये आपका परिमेय संख्या है, और इनका ये भी मैं मानूंगा कि ये सहभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इसको बड़ा फॉर्म में लिखा हुआ, इसको आप लोग तोड़ो, इसको जैसे तोड़ दोगे 2 1 2, 2 2 4, 2/1 आया। अब देखो ये सहभाज्य है कि नहीं, यानी कि काट पीट के लास्टली देखना कि वो सहभाज्य आ ही जाएगा। ठीक है, याद रखना मेरी बात। चलो जिसको समझ में आया अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो। ठीक है, ये बात नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलो एक काम करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम लोग, तो यानी कि सबसे पहले यहाँ हो जाएगा √3 का वर्ग हो जाएगा, बराबर में इधर P/Q का भी वर्ग हो जाएगा। अब चलो इसको आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया। अच्छा ये स्क्वायर अंदर आ जाएगा तो हो जाएगा P² हो जाएगा। चलो इसको और स्टेप सॉल्व करते हैं, इसका नीचे में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3Q² बराबर में P²। ठीक है, अब चलो इसको थोड़ा और आगे अगर सिंप्लीफिकेशन अगर हम लोग करें तो देख लो, इधर एक काम करते, Q को रहने देते, इधर 3 को उधर भेज देते, इधर हो गया Q² बराबर में P²/3। ये बहुत काम का चीज है। ठीक है, इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 मान के रख लो। ठीक है, अब यहाँ पे समझने का कोशिश करना, अभी मैं जो बताने वाला हूँ, जो मैं लिखने वाला हूँ 4-5 लाइन, ये आपको एग्जाम में लिखना है। तभी ये मान लो कि अगर 6 नंबर का या 5 नंबर का, जितने भी नंबर का आता है, या 4 नंबर का आया तो 4 में 4 नंबर मिलेगा, वरना हो सकता है 3 नंबर दे एग्जामिनर। तो फुल मार्क्स लेना तो अभी मैं जो करने वाला वो आपको लिखना पड़ेगा। देखो क्या लिखना है कि देखो गौर से, हमको पता है कि P और Q क्या था, सहभाज्य था, सहभाज्य यानी कि वो पूर्णांक है। तो आप लोग वही चीज हम लोग यूज करने वाले हैं कि हमको पता है कि चूंकि देख लो कि Q एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि Q का जो स्क्वायर होगा वो भी एक पूर्णांक होगा, इसीलिए Q² भी एक पूर्णांक होगा। देखो एक प्रमेय होता है, या फिर समझो कि एक चीज समझ लो कि अगर मान लो कि कोई संख्या मान लो कि 2 है, अगर 2 एक पूर्णांक है तो जाहिर सी बात है 2 का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। कैसे? देख लो 2 का स्क्वायर 4 ना होता है, वो पूर्णांक है। यानी कोई संख्या अगर है तो वो अगर पूर्णांक है तो उसका जो वर्ग होगा वो भी एक पूर्णांक होगा, तो वही चीज मैंने लिख दिया। ठीक है, इसीलिए समझो मेरी बात, अगर मान लो कि ये Q² एक पूर्णांक है और Q² इस P²/3 के बराबर है, यानी कि P²/3 भी एक पूर्णांक होगा। पूछो क्यों? अरे बाबा इधर वाला अगर पूर्णांक है और इधर वाला दोनों आपस में बराबर में है, तो इधर वाला पूर्णांक तो इधर वाला भी तो पूर्णांक होगा ना, यानी कि ये पूर्णांक तो ये भी पूर्णांक, यानी कि वही चीज लिखेंगे कि इसीलिए P²/3 भी क्या होगा जी, एक पूर्णांक होगा। अच्छा और एक चीज समझो, पूर्णांक होगा। अब बताओ P²/3 कब पूर्णांक होगा? हम लोगों ने तो जान लिया कि ये पूर्णांक है इसलिए ये पूर्णांक हुआ, यानी कि P² में जो 3 है ये पूर्णांक हो गया सर। पर पूर्णांक कब होगा? जब P² जो है ये 3 से पूरी तरह से भाग लग जाएगा। सर समझ में नहीं आई? अरे बबुआ देखो पूर्णांक क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल मैं लूं 1 2 3 4 ये सब होता है, यानी गोटा गोटी संख्या होता है। ठीक है, तो P²/3 कब गोटा गोटी आएगा? P² जो हो जाएगा वो 3 से भागा लग जाए, भागा नहीं लगेगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट वाला तो पूर्णांक होता नहीं, यानी पूर्णांक तब होगा जब P² 3 से भागा लग जाए। तो बस हम लोग वही चीज लिखने वाले हैं, इसीलिए जो P² हो जाएगा वो 3 से क्या है, भाज्य है।
समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में नहीं आ रहा तो फटाक से बैठ जाओ, वापस से देखो, ठीक है। अब बता पी स्क्वायर अगर 3 से भागा लग रहा है तो याद रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला एक प्रमेय है कि अगर किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से भाज्य है तो वो संख्या वापस से उस अभाज्य संख्या से भागा लग जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए, अगर 2 का स्क्वायर अगर 2 से भागा लग रहा है तो अकेला 2 भी 2 से भागा लगेगा, नहीं तो देख लो करके, ठीक है। यानी कि वही चीज लिखने वाले हैं कि यानी यहां लिख दो, यानी या फिर एक काम करो यही डायरेक्ट लिखो, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए यानी करके लिखो, यानी P भी 3 से भाज्य होगा। वापस से रिपीट करता सुनो, देखो Q अगर एक पूर्णांक है तो Q स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा। अब जब Q स्क्वायर पूर्णांक होगा यानी कि ये भी पूरा पूर्णांक होगा, P स्क्वायर बटे 3, और P स्क्वायर 3 अगर पूर्णांक है जाहिर सी बात है कि P स्क्वायर 3 से क्या होगा, भाज्य होगा। अब अगर P स्क्वायर 3 से भागा लग रहा है यानी कि जाहिर सी बात है कि P भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। यहां तक आपको लिखना पड़ेगा और इस स्टेप को आपको और एक बार लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, इसीलिए तो लंबा हो जाता है, यही तो 5 लाइन ले लेता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ, आपको पता चल गया कि P 3 से भाज्य है, यानी कि जब भी हम लोग माना जब भी हम लोग P को 3 से भागा देंगे तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। उस पूर्णांक को चलो हम लोग m मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दो कि m क्या है, लिख दो यहाँ m एक पूर्णांक है, ताकि एग्जामिनर को टकाटक दिखे, ठीक है ना, कोई चीज काटा काटी ना करे, वो आपका नंबर ना काट ले। तो लिख दो P बटा Q, क्योंकि P बटा 3, क्योंकि P 3 से भाज्य है, तो P 3 से भाज्य यानी कि एक पूर्णांक आएगा जो कि हम लोगों ने उसको m मान लिया, इसको हम लोगों ने अपने से माना हुआ है। आप लोग n मान सकते हो, k मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर P और Q मत मान लेना क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी P और Q है, ठीक है। तो ये आपका जिसको हम लोगों ने पूर्णांक माना हुआ है, ठीक है। अब समझो इसको नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कराओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो हो जाएगा P बटा में 3m हो जाएगा, होगा कि नहीं? चलो ठीक। अब एक काम करो, यहाँ पे गौर से आप लोग देखो, यहाँ पे इसको आप लोग एक काम करो, समीकरण नंबर इसको 1 मान लो, ठीक है, या फिर 2 मान लो। अच्छा इसको भी रहने दो, जरूरत पड़ेगा तो मान लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो मान लो, एक काम करो, यहाँ पे गौर से देखो कि ये जो आप लोगों ने का जो P का मान आपके पास आया हुआ है 3m, ठीक है, इसको आप लोग क्या कर लो, इस वैल्यू में यहाँ पे जो आपके पास P है उसमें इसको पुट कर दो, ठीक है। अच्छा तो लिख दो समीकरण ये जो 1 है, समीकरण 1 में ये जो P है, P का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में P का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या आपके पास, देख लो यहाँ पे आपके पास Q स्क्वायर जो कि आपके पास है, Q स्क्वायर बराबर में P का स्क्वायर, P का तो मान 3m आया हुआ है, तो चलो इसको हम लोग 3m का स्क्वायर कर देते हैं, ये 3m का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में नीचे में क्या आपके पास 3 है। अच्छा इसको समीकरण नंबर 2 मान ही लो क्योंकि आगे चल के यूज करना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण नहीं भी मान के बनाओगे तो आपका चलता है, लेकिन मान लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा अच्छा से दिखता है, ठीक है, समीकरण मानने से। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास हो गया। अच्छा अब इसको एक काम करो, सॉल्व करो, तो देखो आपके पास ये Q स्क्वायर का Q स्क्वायर हो गया, ठीक है, बराबर में देख लो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, इधर हो गया आपके पास m का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 3, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, यानी कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो Q स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास 3m स्क्वायर का, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ से वापस अब हम लोग देखो पहले इसको एक बार सॉल्व कर लो, थोड़ा और आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो इसको हम लोग और एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम लोग इस Q स्क्वायर को Q स्क्वायर रहने दो, बराबर में एक काम करो, इस 3 को इधर गुणा में m स्क्वायर से इधर भागा में, चलो 3 इधर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास m स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ठीक है। और थोड़ा इसको और अच्छा से बनाने के लिए काम करो, आप लोग एक काम कर सकते हो, और इस m स्क्वायर को पहले लिख दो और इस Q स्क्वायर बाय 3 को बाद में लिखो। मैं ऐसा बाद में क्यों करने बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जितना आसान आप लोग लिखोगे वो आपके लिए उतना आसान रहेगा, और समझने के लिए भाई सब चीज़ें आसान होनी जरूरी होती है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ऐसे करने बोल रहा हूँ। अब वापस से ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। पूछो क्यों, क्योंकि देख लो हमको पता है चूंकि m क्या है, हम लोगों ने अभी माना हुआ था कि एक पूर्णांक है, चूंकि m एक क्या है, देख सकते हो यहाँ पे कि चूंकि m क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, तो इसीलिए m स्क्वायर भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। सेम वही चीज लिखा हुआ है देखो, ठीक है। तो जब ये पूर्णांक हो गया यानी कि ये भी पूर्णांक होगा, इसीलिए जब आपके पास Q स्क्वायर बटा 3 है वो भी एक पूर्णांक होगा, और Q स्क्वायर बटा 3 पूर्णांक हो गया, जाहिर सी बात है कि Q स्क्वायर क्या होगा, इस 3 से भागा लगेगा।
अब जब क्यू स्क्वायर 3 से भागा लग रहा है यानी कि क्यू भी 3 से भागा लगेगा। अब चलो मान लेते कि क्यू 3 से भागा लगा तो एक पूर्णांक एन आया, यहाँ पे एम माना था हम लोगों ने, यहाँ पे जो मानोगे कुछ अलग मानना, यहाँ पे के मान लो या जो मान लो, चलो इसको एन मान लिए, ठीक है। और जहाँ पे एन क्या है, एक पूर्णांक है, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, नीचे में 1 ले लो के, तब के पास हो जाएगा क्यू बराबर में हो जाएगा 3n, ठीक है। अच्छा अब आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पे समीकरण नंबर 2 आपको क्यों मानने को बोला, तो इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, ठीक है। देखो समीकरण देखना, अब समझने वाली बात है, समीकरण 2 और 3 से, देखो 2 और 3 से समझो मेरी बात, 2 और 3 से समझो। 2 का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे p बराबर में क्या वैल्यू आया है, 3m आया हुआ है। यहाँ अगर 3 की मैं बात करूं, यहाँ पे q का वैल्यू कितना है आपके पास, देखा है तो आपके पास 3n आया हुआ है, ठीक है। अब देख सकते हो अगर मैं p को q से भागा दे दूं, यानी कि इसको इससे भागा दे दूं, ठीक है, क्योंकि p का वैल्यू है, q का वैल्यू है, तो मैं इसको भागा दूंगा तो इसको भी तो मुझे भागा देना पड़ेगा ना। चलो मैंने इसको भागा दे दिया, तो समझ रहे हो यहाँ पे देखो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि p q क्या है, सहभाज्य जिनका HCF 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो कि पी क्यू को जब हम लोग भागा दे रहे हैं, जबकि है वही चीज, ठीक है, जब भागा दे रहे हैं तब यहाँ पे एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी उभर कर सामने आ रहा है, यानी कि यहाँ पे इसका HCF देखा जाए इन टर्म में 3 भी आ रहा है। या सीधा सीधी बोलूं तो इनका देखा जाए तो कॉमन देखा जाए तो ये आपके पास उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 नहीं है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, यानी कि ये सहभाज्य नहीं है। अब ये सहभाज्य क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने माना ही गलत है, क्योंकि एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो बस वही लिखने वाले हैं कि समीकरण 2 और 3 से देखा जाए तो समीकरण 2 और 3 से P और Q का एक के अतिरिक्त या एक के अलावा, ठीक है, 3 भी एक उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड है। इसलिए P और जो Q है ये क्या है, सहभाज्य नहीं है, P और Q सहभाज्य नहीं है। और P और Q सहभाज्य नहीं है, यानी कि जाहिर सी बात है जो हम लोगों ने माना है वो हमारा साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि P और Q यहाँ पे सहभाज्य होना चाहिए था, क्योंकि कोई भी पूर्णांक सहभाज्य होता है, जो कि यहाँ पे है नहीं। तो वो चीज लिखने वाला है कि अतः हमारी जो पूर्व कल्पना है, जो पूर्व हम लोगों ने माना था कि √3 एक आपका परिमेय संख्या है, ठीक है ना, हमारी पूर्व कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। इसलिए √3 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। आपने माना था कि सहभाज्य होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे सहभाज्य हो नहीं रहा है, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त 3 भी आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा देखा जाए तो आपने जो माना था वो आपका विरोधाभास हो रहा है और आपका पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना था। क्वेश्चन आई नो कि लेंथी था पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब समझो ये तो √3 वाला माजरा हो गया। अगर मान लो यहाँ पे √2 वाला तो मैंने बताया, वो जाके देख लीजिएगा। अच्छा अगर √5 आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा, समझो मेरी बात, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बस यहाँ पे आप लोग 5 ले लेना, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास 5 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास 5 आ जाएगा। सब कुछ सेम रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से जब नीचे आओगे तब यहाँ पे जो जहाँ 3 दिख रहा है बस वहाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आपके पास 5 हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब सब जगह पे यहाँ देख लोगे कि 5 आ जाएगा और कौन अंतर नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 3m ना, यहाँ पे देखो हम लोग का क्या था आपके पास, यहाँ पे खाली 5 आ जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे अंतर होगा, एक बार देखो कि 5 को जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ खाली क्या आएगा आपके पास जब 5 का स्क्वायर करोगे, अच्छा यहाँ पे ना, तो 5 का जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, और नीचे में तो 5 होगा ही, ठीक है। यहाँ भी आपका 5 होगा, ठीक है। तो 5 और 25 से 5 में कट जाए, यानी कि 5m² आ जाएगा। 5 कर लेना, सोचो नहीं, बस खाली यहाँ पे 25 होगा, ध्यान रखना। अगर 7 रहेगा तो सब जगह पे 7 होगा, बस खाली यहाँ पे 49 होगा, नीचे में 7 होगा, कट जाएगा 7 बार में, ठीक है। तो यहाँ के 7m² आ जाएगा। मैंने पूरा प्रोसेस सेम है, खाली यहाँ पे नंबर चेंज होगा, बाकी पूरा लिखना आपको इसी प्रकार से, इतना लिखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है अगर आपको फुल में फुल मार्क्स लेना है तो। ये तो टाइप 1 हो गया। अच्छा
टाइप 1 में क्या था कि नॉर्मली आपके पास √2, √3, √5, √7 इस प्रकार से देगा, √11 दे देगा। 11 वाला रहेगा तो नॉर्मली 11 पुट कर देना, यहाँ 11 का स्क्वायर हो जाएगा, बस कट जाएगा और कोई अंतर नहीं है बस, ठीक है। इस प्रकार की अगर संख्या दो जो कि एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने को बोले तो ये टाइप 1 में आता है, लंबा बनता है। टाइप 2 में क्या होता है समझो, टाइप 2 में, चलो मैं दिखाता हूँ टाइप 2। तो चलिए टाइप 2 पर बात करते हैं और ये हमारा वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है। लास्ट तो नहीं है, प्रश्न एक ही रहेगा पर उससे आपका देखा है तो कई सारे प्रश्न और बनेंगे, ठीक है, जो कि मैं अभी बता दूंगा, ठीक है। जो कि आपको देखा जाए तो बाकी प्रश्न मैं आपको SW में दूंगा, वो आप लोग घर में बनाइएगा, बाकी बता दूंगा कैसे बनना है, ठीक है। टाइप 1 तो समझ में आ गया। टाइप 2 में क्या है कि देखो आपके पास एक नॉर्मली टाइप 1 वाला संख्या रहेगा, जैसे कि √3, √2, √7, √11, ठीक है, √5 रहेगा। उसके आगे पीछे गुना में या तो घटा में या भागा में कुछ संख्या रहेगी, ठीक है। जैसे कि देख लो यहाँ पे √5 तो कभी नॉर्मली टाइप 1 में आता है कि √5 को सिद्ध करेगा अपरिमेय संख्या है। टाइप 2 में क्या हो जाएगा कि देख लो √5 के साथ 7 गुणा में है, देख लो कि √3 के साथ 7 गुणा में है। जैसे तो कि यहाँ पे √2 के साथ 6 जो है जोड़ में है, √5 के साथ देखा है तो √2 गुना में भी है और साथ जोड़ 3 भी है, यानी कि इस प्रकार से 2 या 3 संख्याओं का कॉम्बिनेशन बनता है। इसको भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है। याद रखना, कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ अगर कोई भी परिमेय संख्या जोड़ा जाए, घटाया जाए, ठीक है ना, आपके पास या तो फिर गुना किया जाए, जनरली देखा गया है कि वो आपका देखा जाए तो आपके पास वो एक अपरिमेय संख्या ही आता है। हाँ, अब जैसे कि देखा जाए अगर भागा दे दोगे तो हो सकता है कि आपका कुछ गड़बड़ हो जाए या फिर बोले कि वो एक अपरिमेय संख्या से परिमेय बन जाए, पर वो बात की बात है, वो स्पेशल केसेस होता है। अब 0 से गुना नहीं करना है, बहुत सारी चीजें होती है जो एक्सेप्शंस होती है, उसको बाद में ध्यान देंगे, उसको ध्यान नहीं देना है। बस समझो कि अगर इस प्रकार का संख्या है तो इसको आप लोगों को कैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इस टाइप का क्वेश्चन को बहुत ईजिली बनाया जा सकता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको दिमाग लगाना है नॉर्मली √2, √3, √7 इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। जो टाइप 1 वाला था, टाइप 2 वाला बहुत ईजी बनेगा। देखो कैसे बनाना है। अगेन सेम प्रोसेस, इसको उल्टा मान लो, माना कि 5 माइनस का √3 क्या होता है कि एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो सबको पता है कि 5 माइनस √3 जो होगा, इसीलिए 5 √3 P बटा Q के रूप में होगा, जहां पे सबको पता है कि P और Q क्या है बाबू, P और Q सहभाज्य है। इतना लिख देना सब में, ठीक है, सहभाज्य है, और ये लिखना बहुत जरूरी है, तथा जो Q है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब समझना इस टाइप का कॉन्सेप्ट का मेन कॉन्सेप्ट यहीं पे है, ठीक है, MC, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि जो अपरिमेय संख्या क्वेश्चन में दिया हो, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आए कि 5 माइनस √3 को सिद्ध करोगे अपरिमेय संख्या, या कभी अगर 7 √5 दिख जाए, या आपके पास कभी देखा तो 6 प्लस का √2 दिख जाए, या फिर कभी आपके पास 3 प्लस का 2 इंटू √5 दिख जाए, तो जो रूट वाली संख्या होती है, जो अपरिमेय संख्या, बस उसको रखना, बाकी सबको उधर भेज देना P बटा Q के रूप में। यानी कि इसमें क्या करना है आपको, जब इसको आप लोग ये वाला क्वेश्चन अगर कभी क्वेश्चन में देगा, ठीक है, तो आप लोग को क्या करोगे, सबसे पहले तो बात 7 √5 को पहले परिमेय संख्या मानोगे और उसको आप लोग P बटा Q के बराबर करोगे। तो यहाँ क्या करना है आपको, सिर्फ √5 को रखना है, बाकी 7 को उधर भेज देना है। उसी प्रकार से कभी मान लो ये वाला क्वेश्चन आया 6 प्लस का √2, इसको परिमेय संख्या सिद्ध करना, तो वही लिखोगे, माना दिस एक परिमेय संख्या है, तो इसको क्या करना आपके पास, √2 को उधर बस √2 को रखना है, बाकी 6 को उधर माइनस में भेज देना। यानी आपको क्या करना है, भेज देना, रखना नहीं है। जैसे कि देख लो यहाँ पे अगर आपके पास √5 को रखोगे तो 7 उधर क्या हो जाएगा, यहाँ गुना में उधर जाकर भागा में आ जाएगा, यानी कि इधर आपके पास 7Q हो जाएगा, ठीक है। तो बस खाली रूट वाली संख्या को इधर रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना। यहाँ देखो आपके पास खाली √2 को रखना है, 6 को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, P बटा Q माइनस का 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन देखो, आपके पास रहेगा 3 प्लस का 2 √5, इसको अगर परिमेय संख्या बराबर सिद्ध करना है तो माना ये एक परिमेय संख्या है, इसीलिए आपके पास ये जो होगा ये P बटा Q के बराबर में होगा, ठीक है। और यहाँ लिख देना जो कि ये सहभाज्य वगैरह जो कि वो सब लिखना है सब में, ठीक है। तो बस आपको √5 को रखना है, बाकी सबको भेजो। पहले 3 जाएगा उधर तो हो जाएगा P बटा Q का -3 हो गया। अब देख लो यहाँ देखा जाए तो आपके पास जो 2 है वो आपके पास गुना में, तो इधर आपके पास भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास रखना है सिर्फ अपरिमेय संख्या को, बाकी सबको उधर भेज देना है, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, बस इतना आपको करना है। बाकी नॉर्मली उसके बाद क्या करना है देखो, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, √3 को रखेंगे। अच्छा देखो यहाँ हो जाएगा -√3 बराबर हो जाएगा P बटा Q, और देखो 5 यहाँ नीचे, यहाँ प्लस में -5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस नहीं रखना है, प्लस वाली संख्या रखना है। कभी बीच में माइनस और इस प्रकार से -√3 आ जाए या माइनस वाली रूट वाली संख्या आ जाए तो आपको क्या करना है, इस माइनस को हटाना होगा। तो माइनस हटाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ माइनस कॉमन ले सकते हो, या एक काम करना, सीधा सीधी बात बताता हूँ, आप लोग 5 को भेज रहे हो ना, एक काम करो √3 को उधर भेज दो और P बटा Q इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा आपके पास 5 माइनस का ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -P बटा Q हो जाएगा, बराबर -√3 इधर जाएगा +√3 हो जाएगा, ठीक है। लो इजी से इजीली बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास। अब एक काम
करो, इसको सीधा कर लो, √3 बराबर हो जाएगा आपके पास 5 माइनस का p/q। तो यही करना है, √3 को रखना है, बाकी जो भी संख्या अड़ंग बड़ंग है सब उसको भेज दो उधर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन अगर ऐसा भी आ जाए 2√2 इसको सिद्ध करो कि एक आपके पास अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी आप लोग कर सकते हो, सेम प्रोसेस है, ठीक है, सेम चीजें होती है, ठीक। कभी कभी 2√2 गुणा में 3√2 इस प्रकार से भी आ सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो बस कॉन्सेप्ट यही कि √2 वाली संख्या किधर रखना है, ना ही बटे में रखना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ √2 वाली संख्या को रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है, ठीक है। चलो अच्छा भेज दोगे। अब आपको नहीं स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट लगाना। देखो सबसे पहली बात आपको पता है कि P और Q, देखो यहाँ पे चूंकि P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, बात सही कि नहीं, P और Q एक पूर्णांक है, पूर्णांक है कि नहीं, सही बात है। P और Q एक पूर्णांक है, इसीलिए आप लोग बोल सकते हो कि आपके पास यहाँ पे देखो, आपके पास कि P जो बटा Q है आपके पास, देखो यहाँ पे P बटा Q जो होगा वो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करना, इससे एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट है। कोई भी दो पूर्णांक को अगर आप लोग गुना करते हो, जोड़ते हो, घटाते हो, ठीक है, भागा की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जोड़ते हो, गुना करते हो, क्या करते हो, कोई भी दो पूर्णांक को, ठीक है, जोड़ते हो, घटाते हो, या तो फिर आप लोग क्या करते हो, गुणा करते हो, तो वो हमेशा एक पूर्णांक ही आएगा, क्या आएगा, ठीक, समझ में आ गया मेरे पास। लेकिन अगर आप लोग कोई भी दो पूर्णांक को भागा करते हो तो वो हमेशा एक परिमेय संख्या आता है, ठीक है। आप बोलोगे सर कैसे सर हैं, हम लोग अगर दो को अगर दो से भागा दे दें तो दो कट के तो एक आ गया, ये तो भाई साहब ये तो पूर्णांक है। तो बाबा पूर्णांक भी तो हर पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, इसको आप लोग बटा के लिख सकते हो ना। यानी कि कोई भी दो पूर्णांक को अगर भागा दोगे तो वो एक परिमेय संख्या आएगा कि नहीं, आराम से आएगा, सीधा सीधी बात है। यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि देख लो कि यहाँ पे P और Q एक पूर्णांक है, P Q भागा में है, यानी कि ये जो P बटा Q होगा क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। और साथ ही साथ देखा जाए, इसीलिए आप लोग देख लो कि कोई भी एक परिमेय संख्या को, याद रखना, कोई भी एक परिमेय संख्या को आप लोग किसी भी संख्या से देख लो, उसको गुना करो, कोई भी परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से गुना करो, भाग करो, जोड़ करो, ठीक है, आपको वो हमेशा एक परिमेय संख्या ही आता है, ठीक है। यानी कि आप लोग देख लो P बटा Q को अगर आप लोग 5 से क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, ये भी बोलो कि 5 से P बटा Q घटा रहे हो, तो यानी कि ये टोटल एक परिमेय संख्या आएगा। तो इसलिए देख रहे हैं कि इसीलिए 5 माइनस का P बटा Q भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। अब जब तुम्हारा ये टोटल परिमेय संख्या आ गया है, यानी कि ये जो √3 के बराबर, यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या होगा कि नहीं, आराम से होगा। तो इसे लिखेंगे कि इसीलिए √3 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन हमको पता है, क्या पता है कि, लेकिन हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, बात सही कि नहीं। हम लोगों ने अभी देखा कि ये एक परिमेय संख्या है जो कि इसके बराबर, यानी कि ये भी परिमेय होना चाहिए, पर हमको दूसरे वर्ड में हमको ये भी पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या कोई एक अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, नहीं ना। तो ऐसे लिखने वाले हैं कि अतः यह विरोधाभास है, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम लैंग्वेज, सेम कॉन्सेप्ट, बस खाली यहां पे आपका कभी दे देगा 5 माइनस √3, कभी 5 प्लस का √3 दे देगा। तो बस आपको क्या करना है, बस रूट वाली संख्या है, बाकी उधर भेज देना है, और बस इधर वाला को परिमेय संख्या प्रूव कर देना है स्टेप बाय स्टेप, और नॉर्मली लिख देना है। जैसे देखो अगर यही क्वेश्चन आपका ये बन गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। चलो अब यही क्वेश्चन मान लो कि ये वाला, देखो ये प्रश्न आपका 2009, 2013, 2017 में आया हुआ है। देखो 7√5 ये आपका 2020 में आया हुआ है। देख लो ये वाला प्रश्न 10, 14, 19 में आया हुआ है। ये वाला देखो झारखंड बोर्ड 2012, 2018 में आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और भी बहुत सारे बार आया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, 4 को दे देगा और पूछेगा बता इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो आप लोग को चुनना होता है, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, 3 प्लस का 2√5। देखो यहाँ तो हम लोगों ने किया हुआ है, देखो देख लो आपके पास ये यहाँ आपके पास आ गया, 2 नीचे में आ गया, ठीक है, यहाँ हम लोगों ने किया हुआ है ना। चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये √5 का √5 हो गया, बराबर में देखो, चलो और एक बार कर ही देता हूँ, तो बोलोगे सर कैसे हुआ, भूल गए। चलो P बटा Q के बराबर होगा ये, ठीक है। नॉर्मली ये लिखना कि माना दिस
माना ये जो आपके पास है ये एक परिमेय संख्या है, इसीलिए इसको p बटा q के बराबर करना, तो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेना कि p q फलना फलना जो है लिख लेना, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो सबसे पहले 3 को उधर भेजो तो हो जाएगा 2√5 बराबर में हो जाएगा p बटा q में -3। अच्छा चलो, तो 2√5, यहाँ देखो q एलसीएम आ गया आपके पास, q जब एलसीएम आ गया तो क्या बचेगा आपके पास, देखा है तो p माइनस का आपके पास q3 बचेगा या फिर 3q बचेगा ना, बात बराबर है, ठीक है, 3q हो जाएगा। अब देखो 2 इधर गुणा में इधर जाके भागा में हो जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, आएगा कि नहीं, आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास देखा तो इसको चलो आगे लिख लेते 2q, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे, हमको पता है लिखना कि देख लो चूंकि p और q पूर्णांक है सब में तो ये कॉमन रहेगा। अब यहाँ पे बस दिमाग लगाना, देखो चूंकि p और q कॉमन है, ठीक है, इसीलिए देख लो आपके पास माने p और q क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपके पास, देखा जाए तो आपके पास p स्क्वायर माइनस 3q लिख देना, यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 3q भी क्या होगा, एक देखा है तो परिमेय संख्या पूर्णांक होगा, ठीक है। पहले लिखना कि p स्क्वायर माइनस 3 क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। अब जब ये एक पूर्णांक हो गया, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे लिखना, साथ ही देखो तो आपके पास 2q भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। देखो ये पूर्णांक है q, किसी भी पूर्णांक के साथ पूर्णांक गुना होगा तो वो पूर्णांक ही होगा, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। और कोई भी देख लो यहाँ पे 2q जो है ये पूर्णांक होगा, क्योंकि देख लो q एक पूर्णांक है तो वो 3 से गुना होगा तो वो तो पूर्णांक ही रहेगा। और कोई भी पूर्णांक को अगर एक पूर्णांक से घटाते, क्योंकि p भी क्या है पूर्णांक है तो वो पूर्णांक ही रहेगा। कुल मिलाकर ऊपर में पूर्णांक, नीचे में पूर्णांक, और पूर्णांक पूर्णांक को भागा देते हैं तो एक परिमेय संख्या होगा। तो लास्ट में लिखना एक स्टेप यहाँ पे ये वाला बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना pq एक पूर्णांक है, इसीलिए p माइनस का 3q भी एक पूर्णांक होगा, साथ ही जो आपके पास 2q होगा नीचे में वो भी एक पूर्णांक होगा। उसके बाद लिख देना इसीलिए जो ये टोटल वाली संख्या है p माइनस का 3q बाय में 2q ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। यानी जो आपके पास इसके बराबर में जो रहेगा, चाहे √5 रहे, √7 रहे, √2 रहे, वो भी लिख देना कि वो एक परिमेय संख्या होगा। उसके बाद पूरा चिपका देना। लेकिन हम जानते हैं कि जो भी रहे √5 √7 2 वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः यह विरोधाभास है, यानी कि जो भाव आपको दिया हुआ है बस उसको यहाँ पे उतार देना, वो एक अपरिमेय संख्या है। देखो सिंपली बनेगा। अच्छा क्वेश्चन में अगर मान लो कि ये रहा 7√5, बस इसको तो बहुत सिंपल है यार, 7√5 को क्या करो p बटा q के बराबर में लिखो, 7 को उधर विद्युत का जाएगा, √5 बराबर हो जाएगा p बटा में 7q। तो देख लो अगर फिर से लिखो कि चूंकि p और q क्या है, एक पूर्णांक है, इसीलिए देखा जाए तो आपके पास लिखना कि 7q भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। और जब हम लोग q को 7q से भागा देंगे यानी कि ये एक परिमेय संख्या होगा। अब जब ये परिमेय संख्या होगा तो यानी कि ये भी परिमेय संख्या होगा। अब जब ये परिमेय संख्या हो गया तो जो कि हमको पता है कि गलत बात है, तो इसीलिए लास्ट टेबल पूरा उतार देना जैसा कि तैसा, बस आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इस टाइप के कॉन्सेप्ट को बनाया जाता है टाइप 2 को। बस रूट वाली संख्या को रखना है, बाकी सबको उधर भेज देना है, और नॉर्मली थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा और लिख देना, आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि टाइप 2 भी क्लियर हो गया होगा। आज का वीडियो लंबा था पर कॉन्सेप्ट वाला था, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, मेरा बात मानो, ठीक है। चलो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग होमवर्क बनाते हो कि नहीं, मैंने कल का होमवर्क दिया था, आई होप कि आप लोगों ने बनाया होगा। नहीं बनाते हो तो अपना नुकसान कर रहे हो। होमवर्क बनाना और ये भी बनाना जो कि मैंने जो पढ़ा है पूरा कंप्लीट करना वापस से, साथ साथ इससे रिलेटेड ये सभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब आप लोग घर में इसको बनाएंगे, बाकी मैं और भी होमवर्क दे रहा हूँ उसको आप लोग कर लो कंप्लीट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।